नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम मेवाड़ के गुहिल राजवंश के बारे में अध्ययन करेंगे। गुहिल राजवंश के प्रारंभिक शासकों के काल की कुछ प्रमुख घटनाओं के विषय में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, गुप्त शासकों की शक्ति क्षीण होने के बाद कुछ समय के लिए राजस्थान पर हुणों का दबदबा बना रहा। उसके बाद राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में राजपूतों का विभिन्न राजवंशों ने अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए। इन राजपूत राजवंशों में मेवाड़ का जो गुहिल राजवंश है उसका महत्वपूर्ण स्थान है। मेवाड़ के अंतर्गत वर्तमान में मुख्य रूप से चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा व आसपास का क्षेत्र है वो मेवाड़ के अंतर्गत आता है। मेवाड़ क्षेत्र का जो प्राचीन नाम है वो सीवी, प्रागवाट एवं मेदपाट भी मिलता है। चूँकि यहाँ मेव अथवा मेद या मेर जाति का आधिपत्य था तो इसके आधार पर इसका नाम मेदपाट एवं कालांतर में मेवाड़ हो गया। मेवाड़ के गुहिल शासकों के जो राज चिन्ह है उस राज चिन्ह में जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, ये पंक्ति अंकित है, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है उसकी भगवान रक्षा करते हैं। मेवाड़ के जो महाराणा है वो हिंदुआ सूरज कहलाते हैं। नैनसी ख्यात में गुहिलों की 24 शाखाओं का वर्णन मिलता है, अर्थात गुहिल राजवंश की अलग अलग स्थानों पर 24 शाखाएं थी, ऐसा मुहणोत नैनसी की ख्यात का कहना है। गुहिल वंश की उत्पत्ति। विद्यार्थियों, गुहिल वंश की उत्पत्ति और उसके आदि निवास स्थान के बारे में विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। जो अबुल फजल अकबर के काल में जो इतिहासकार हुए उन्होंने गुहिलों को ईरान के बादशाह नौक शेर खां आदिल की संतान माना है। डॉक्टर D.R. भंडारकर ने गुहिलों को ब्राह्मण माना है। ब्राह्मण कौन से? विप्र वंशीय नागर ब्राह्मण वंश से उत्पन्न। श्री गौरीशंकर हीराचंद ओझा गुहिलों को सूर्यवंशी मानते हैं और इसके प्रमाण में वो बप्पा के कुछ सिक्कों एवं प्राचीन शिलालेखों को आधार बताते हैं। मुहणोत नैनसी इन्हें आदि रूप में ब्राह्मण एवं जानकारी से क्षत्रिय बताते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने गुहिलों को विदेशियों की संतान कहा है। वहीं इतिहासकार स्मिथ ने गुहिलों को हुणों से संबंधित बताया है। विदेशी जाति हुण से संबंधित गुहिलों की उत्पत्ति मानी है। जैन ग्रंथों में जो कुछ जैन ग्रंथ है उनमें गुहिलों को वल्लभी के राजा शिलादित्य का वंशज बताया है। कवि राजा श्यामल दास के अनुसार गुहिल वल्लभी से आए तथा यह क्षत्रियों की 36 शाखाओं में से ही एक है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा गुहिलों को ब्राह्मण वंशीय बताते हैं। अब है गुहिल वंश का संस्थापक, अर्थात गुहिल वंश है जो मेवाड़ का, उसकी स्थापना किसने की? गुहिल वंश की स्थापना गुहादित्य अथवा इनका अन्य नाम है गुहिल या गोह या गुहदत्त या गुहलोत, ये इसके अलग अलग नाम मिलते हैं। जो प्रचलित नाम है वो है राजा गुहिल। गुहिल वंश का संस्थापक था और गुहिल वंश की स्थापना गुहिल ने या गुहादित्य ने 566 ईस्वी में की थी। अब गुहिल वंश की स्थापना का जो काल है उसके बारे में भी विद्वानों में मतभेद है। जो गौरीशंकर ओझा है उनके अनुसार गुहिल ने गुहिल वंश की स्थापना 566 ईस्वी में की। वहीं गोपीनाथ शर्मा के अनुसार गुहिल ने गुहिल वंश की स्थापना 5वीं सदी के अंतिम भाग में की थी। गुहादित्य या गुहिल के जो पिता थे वो थे शिलादित्य तथा माता थी पुष्पावती। इनके बारे में कर्नल जेम्स टोड का कहना है कि वल्लभी नामक जो स्थान था, वल्लभी पर शिलादित्य नामक एक राजा का शासन था। 524 ईस्वी में विदेशियों ने अर्थात अरबों का आक्रमण हुआ था वल्लभी पर
और उस आक्रमण के दौरान भीषण संघर्ष में शिलादित्य मारा जाता है, वीर गति को प्राप्त होता है। लेकिन उसकी जो पत्नी होती है पुष्पावती, जो कि आबू के परमार वंश की राजकुमारी थी, पुष्पावती आबू के परमार वंश से संबंधित थी, ये बच जाती है। बाकी जो शिलादित्य का पूरा परिवार है वो मारा जाता है। लेकिन ये इसलिए बच जाती है क्योंकि वो उस समय तीर्थ यात्रा पर आबू आई हुई थी, आबू तीर्थ यात्रा पर आई हुई थी और ये यहाँ पर पुत्र प्राप्ति हेतु माता के मंदिर में दर्शनार्थ आई थी। आबू में अम्बा देवी के मंदिर में पुष्पावती दर्शनार्थ के लिए आई हुई थी और रानी गर्भवती थी। चूँकि यहाँ तीर्थ यात्रा पर आने के कारण रानी बच गई थी पुष्पावती और ये गर्भवती थी। तो जब रानी पुष्पावती को पता चला कि अरबों के आक्रमण से जो वल्लभी नगर है उसका पूरा विनाश हो चुका है, तो रानी सती होना चाहती थी। चूँकि गर्भवती थी इसलिए वो सती नहीं हो पाई और रानी ने अपनी कुछ सहेलियों के साथ एक गुफा में शरण ली और गुफा में ही रानी ने गोह या गुहदत्त या गुहिल को जन्म दिया। गुफा में जन्म दिया। चूँकि गुफा को जो वहाँ के स्थानीय निवासी गोह कहते थे, इसी कारण बालक का नाम गोह या गुहिल रख दिया गया। उसके पश्चात रानी पुष्पावती ने जो वीरनगर नामक एक ग्राम था गुफा के पास ही, वहाँ की एक ब्राह्मणी थी, उसका नाम था कमलावती। ब्राह्मणी कमलावती को अपने पुत्र को सौंप देती है पालन पोषण के लिए और रानी पुष्पावती सती हो जाती है। उसके बाद जो ब्राह्मणी कमलावती है वो गुहिल का पालन पोषण करती है और उसके पश्चात कालांतर में कमलावती ईडर के भील राजा मांडलिक को गुहिल को सौंप देती है। तत्पश्चात कुछ कालांतर में कहा जाता है, कर्नल टोड का ये कहना है कि गुहिल या गोह ने ईडर के भील राजा मांडलिक का वध कर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया और 566 ईस्वी में गुहिल वंश की भी मेवाड़ में नींव रखी। उदयपुर के जो ये राजवंश है गुहिल वंश, इसने तब से लेकर 566 ईस्वी से लेकर राजस्थान के निर्माण तक इसी प्रदेश पर राज्य किया। इतने समय तक एक ही प्रदेश पर राज्य करने वाला संसार में एकमात्र यही राजवंश है, गुहिल वंश। गुहिल के वंशज शक्ति कुमार के आठपुर या आहड़ अभिलेख जो कि 977 ईस्वी का है, उसमें गुहादित्य के आनंदपुर जिसे सामान्यतः बड़ौदा रियासत के वड़नगर के रूप में जाना जाता है, आनंदपुर से चित्तौड़ आने का उल्लेख है। गुहिल की जो 8वीं पीढ़ी थी, 8वीं पीढ़ी में नागादित्य नामक एक शासक हुआ और इस नागादित्य की हत्या भीलों के द्वारा कर दी गई और ईडर पर भीलों ने पुनः अधिकार कर लिया। नेक्स्ट है बप्पा रावल। अगला जो प्रसिद्ध शासक हुआ गुहिल के बाद मेवाड़ का जो प्रसिद्ध राजा हुआ वो था बप्पा रावल या कालभोज। इनका काल माना जाता है 734 से 753 ईस्वी। बप्पा रावल नागादित्य का पुत्र था तथा इनका जो मूल नाम था वो कालभोज था तथा इनका विरुद्ध या उपाधि थी रावल तथा इनका प्रसिद्ध नाम बप्पा था। बप्पा रावल को या कालभोज को गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कर्नल टोड ने जनश्रुतियों के आधार पर बप्पा रावल के बारे में एक विवरण प्रस्तुत किया है कि ईडर का जो गुहिल वंशी राजा नागादित्य था, उसकी हत्या के बाद उसकी जो विधवा रानी थी वो अपने 3 वर्षीय पुत्र बप्पा को बड़नगर या नागर जाति की जो कमलावती थी, वीरनगर की जो कमलावती थी, उसके वंशजों के पास अपने 3 वर्षीय पुत्र बप्पा को लेकर गई और कमलावती ने
चूंकि गोह के जीवन को बचाकर शिलादित्य के राजवंश की रक्षा की थी और तब से जो कमलावती के वंशज थे वो गुहिल राजवंश के कुल पुरोहित थे। भीलों के आतंक के फलस्वरूप कमला के जो वंशधर ब्राह्मण वो बप्पा को लेकर भांडेर नामक एक दुर्ग में चले गए, लेकिन उस स्थान को भांडेर नामक दुर्ग को भी वो सुरक्षित नहीं समझकर फिर ये जो कमलावती के वंशधर ब्राह्मण थे वो बप्पा को लेकर नागदा के समीप के जंगल में परासर नामक स्थान पर आ जाते हैं और यहीं बप्पा ब्राह्मणों के गायें चराने लगा, ब्राह्मणों के पशु चराने लगा। बप्पा के बचपन के संबंध में अनेक अद्भुत बातें सुनने और जानने को मिलती है। इनमें से एक है कि नागदा के जो सोलंकी राजा था, नागदा के सोलंकी राजा की कन्या का जंगल में खेल खेल में बप्पा के साथ विवाह और बप्पा का भागकर पहाड़ों में शरण लेना, तथा दूसरी है कि बप्पा जिन गायों को चराता था, बप्पा ब्राह्मणों की गायें चराता था और जिन गायों को चराता था उनमें से एक गाय बहुत अधिक दूध देने वाली थी, परंतु संध्या के समय जब वो गाय वापस आती थी तो उसके थनों में दूध नहीं मिलता था। तो ये रहस्य जानने के लिए बप्पा एक दिन गाय के पीछे पीछे जाता है और वो बप्पा देखता है कि गाय निर्जन एक गुफा में जाती है और वहाँ शिवलिंग और उसके सामने तपस्या करने वाले हारित ऋषि को दूध की धार है वो प्रदान करती है। गाय अपना दूध हारित ऋषि तथा शिवलिंग पर अर्पित कर देती है। फिर बप्पा ने उन हारित ऋषि जो थे उनकी सेवा करता है बप्पा, और बप्पा के द्वारा भक्ति भाव से हारित ऋषि की सेवा करने के कारण हारित ऋषि प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान महादेव से मेवाड़ का राज्य बप्पा के लिए मांगते हैं। तथा जब हारित ऋषि स्वर्ग को प्रस्थान करते हैं तो उस समय हारित के मुंह से बप्पा के पैरों पर पीक गिर जाता है और चूंकि और उसके कारण बप्पा को आशीर्वाद मिलता है कि मेवाड़ का राज्य कभी भी उसके आधिपत्य से नहीं खिसकेगा। नैण सिंह ने एक और वृत्तांत भी इस बारे में लिखा है कि हारित ऋषि ने बप्पा को किसी स्थान से 15 करोड़ मूल्य की स्वर्ण मुद्राएं निकालने का आदेश दिया। उन्होंने बताया कि एक जगह पर 15 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं हैं, वहां से खोद लो और उस धन से सेना संगठन कर मौर्यों से चित्तौड़ का राज्य ले लेना, और बप्पा ने ऐसा ही किया। तो इस प्रकार बप्पा के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित है, लेकिन एक बात निश्चित प्रतीत होती है कि बप्पा के भाग्योदय में जो हारित ऋषि है, हारित ऋषि का महत्वपूर्ण स्थान रहा। तो बप्पा ने हारित ऋषि के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में मौर्य राजा मान मौर्य को पराजित कर चित्तौड़ का दुर्ग जीता। मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने का सिक्का बप्पा रावल ने चलाया था और इनके जो स्वर्ण सिक्के थे उनका वजन 115 ग्राम होता था। इनके सिक्कों पर शैव धर्म के चिन्हों का अंकन मिलता है, अतः बप्पा रावल शैव धर्म के अनुयायी थे। इनके जो गुरु थे हारित ऋषि, वो पाशुपत संप्रदाय के साधु थे, अतः बप्पा ने पाशुपत संप्रदाय के एकलिंग जी को अपना आराध्य देव बनाया तथा उनका मंदिर कैलाशपुरी में बनवाया। एकलिंग जी का जो मंदिर है वो बप्पा रावल ने कैलाशपुरी में बनवाया। बप्पा ने एकलिंग जी को मेवाड़ का राजा तथा स्वयं को उनका दीवान घोषित किया। बप्पा रावल के बारे में यह भी किंवदंती प्रचलित है कि वो एक झटके में 2 भैंसों की बलि दे देते थे, 33 हाथ की धोती और 16 हाथ का दुपट्टा पहनते थे। उनकी जो खड़ग थी वो 32 मण की थी और बप्पा 4 बकरों का भोजन करते थे तथा बप्पा की सेना में 12,72,000 सैनिक थे। जो रावलपिंडी नामक पाकिस्तान में नगर है उसका नाम बप्पा रावल के नाम पर पड़ा। बप्पा ने मध्य एशिया तक को विजित किया था, ऐसी किंवदंती है। इतिहासकार C.V. वैद्य ने बप्पा रावल को
चार्ल्स मार्टल की उपाधि दी है। चार्ल्स मार्टल कहा है। जो चार्ल्स मार्टल था वो फ्रांसीसी कमांडर था जिसने मुगल सेनाओं को सबसे पहले पराजित किया था। बप्पा का देहांत नागदा में हुआ था। इनका जो समाधि स्थल है वो एकलिंगजी कैलाशपुरी से 1 मील की दूरी पर नागदा में स्थित है और इनका जो समाधि स्थल है वो बप्पा रावल के नाम से प्रसिद्ध है। आठपुर या आहड़ के लेख में काल भोज या बप्पा को सूर्य के समान तेजस्वी एवं आबू के अभिलेख में अपने वंश की शाखा में मुकुटमणि के समान बताया गया है। किंवदंती के अनुसार बप्पा रावल मुस्लिम सेना को पराजित करते हुए गजनी तक चला गया था और वहां के शासक सलीम को पराजित किया था। गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम के साथ मिलकर बप्पा ने मोहम्मद बिन कासिम जो कि अरब आक्रमणकारी था उसको भी पराजित किया था, ऐसी किंवदंतियां प्रचलित है। बप्पा ने संभवतः 753 ईस्वी में संन्यास ग्रहण कर अपने पुत्र खुमान को शासन सौंप दिया। बप्पा रावल या कालभोज के बाद उनका पुत्र खुमान प्रथम शासक बनता है, उसके बाद मट्टट, फिर ब्रतभट्ट सिंह, उसके बाद खुमान द्वितीय, तत्पश्चात खुमान तृतीय तथा लास्ट में ब्रतभट्ट द्वितीय शासक बनता है। ब्रतभट्ट द्वितीय के बाद उसका पुत्र अल्हट मेवाड़ का प्रतापी शासक हुआ जो कि 10वीं शताब्दी में मेवाड़ का शासक बना। ख्यातों में जो अल्हट है, अल्हट को आलू रावल की उपाधि दी गई है। अल्हट की अन्य उपाधि आलू रावल है। अल्हट ने आहड़ को अपनी राजधानी बनाया। बप्पा रावल के समय या गुहिल के समय मेवाड़ की जो प्रारंभिक राजधानी नागदा थी, लेकिन अल्हट ने आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। तथा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है अल्हट के बारे में कि मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किसने किया, तो ये विद्यार्थियों अल्हट ने किया था। नौकरशाही जो कि वर्तमान की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, अधिकारियों की जो IAS वगैरह इन अधिकारियों का जो स्टैंडर्ड है, जो नौकरशाही है, उसका गठन है। अर्थात नौकरशाही उसे कहते हैं कि जब से नौकर शाही अंदाज में जीने लगे, अर्थात अफसरशाही अंदाज में जीने लगे, तो मेवाड़ में जो नौकरशाही है उसका गठन अल्हट ने किया। अल्हट ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से भी विवाह किया था। इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अल्हट के समय का एक शिलालेख सारणेश्वर शिवालय आहड़ में प्राप्त होता है, जिसमें आहड़ के एक अच्छा व्यापारिक नगर होने का उल्लेख है। आहड़ को राजधानी बनाकर अल्हट ने आहड़ में वरहा अर्थात विष्णु का मंदिर बनवाया। अल्हट ने देवपाल परमार को पराजित करके गुहिलों की सैनिक शक्ति को सम्मानजनक स्थिति में पहुंचा दिया। अल्हट के बाद नेक्स्ट जो शासक हुआ वो था नरवाहन के समय का एक शिलालेख मिलता है 971 ईस्वी का, जो कि एकलिंगजी में स्थित लकुलिस मंदिर से प्राप्त हुआ है, जिसमें मेवाड़ की राजधानी नागदा को ही बताया गया है। पाशुपत शैव धर्म की विद्यमानता का प्रमाण भी नरवाहन के समय मिलता है। शक्तिपुर का जो आठपुर अभिलेख है 977 ईस्वी का, उसमें नरवाहन को शत्रुओं का हंता एवं क्षत्रियों का रक्षक तथा कला एवं विद्या का संरक्षक बताया गया है। इसी अभिलेख में जो आठपुर अभिलेख है, इसमें नरवाहन का विवाह चौहान शासक जैजब की पुत्री से होने का भी वर्णन मिलता है। नरवाहन के बाद जो मेवाड़ का गुहिल वंश है उसको पुनः ग्रहण लग जाता है, या गुहिल वंश की शक्ति का एक बार के लिए पतन हो जाता है। नरवाहन का उत्तराधिकारी हुआ शालीवाहन का उत्तराधिकारी हुआ शक्ति कुमार, जिसका जो शासनकाल है वो 977 से 993 ईस्वी तक रहा। आठपुर अभिलेख इसी शक्ति कुमार के समय का है, 977 ईस्वी का। आठपुर अभिलेख से शक्ति कुमार के संबंध में जानकारी मिलती है। 997 ईस्वी के हस्तिकुंडी अभिलेख से ज्ञात होता है कि इसके शासनकाल में
मालवा के परमार शासक मुंज ने आहड़ पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया था। शक्ति कुमार ने हस्तिकुंडी के राष्ट्रकूट शासक धवल की सहायता से मेवाड़ के कुछ भागों पर पुनः अधिकार कर लिया, परंतु आहड़, चित्तौड़, नागदा आदि पर मुंज का अधिकार बना रहा। मुंज परमार का भतीजा एवं उत्तराधिकारी हुआ भोज, परमार राजा भोज। उसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण का शिव मंदिर बनवाया। इसे मोकल का समिदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। ये जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है, कालांतर में इसका राणा मोकल के द्वारा पुनरुद्धार करवाया गया, इसी के कारण इसको मोकल का मंदिर भी कहते हैं। जो त्रिभुवन नारायण है वो भोज की उपाधि थी। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार भोज परमार द्वारा नागदा में भोजसर नामक तालाब का निर्माण भी करवाया गया। 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक मेवाड़ परमारों के अधीन रहा। इसके बाद चालुक्य राजा सिद्धराज ने परमारों से मालवा में मेवाड़ का काफ़ी क्षेत्र छीन लिया। सिद्धराज के उत्तराधिकारी कुमारपाल ने 1150 ईस्वी के लगभग सपादलक्स वे अजमेर के चौहान शासक अर्णोराज को पराजित कर चित्तौड़ की यात्रा की थी। शक्ति कुमार का उत्तराधिकारी अंबा प्रसाद हुआ, जो कि वाकपति राज चौहान के हाथों परास्त होकर युद्ध में मारा गया तथा मेवाड़ पर शाकंभरी के चौहानों का आधिपत्य हो गया। कुछ समय विग्रहराज चतुर्थ, जो कि अर्णोराज का पुत्र था, उसका शासन भी मेवाड़ पर रहा। विग्रहराज चतुर्थ की मृत्यु के बाद गुहिलों ने चौहानों से शासन छीनकर पुनः मेवाड़ पर राज्य स्थापित कर लिया। अंबा प्रसाद के बाद कर्मानुसार जो मेवाड़ के शासक हुए उनमें सुची वर्मा, नर वर्मा, कीर्ति वर्मा, योगराज, वेरठ, हंसपाल, वेरी सिंह, विजय सिंह, अरि सिंह, चौड़ सिंह, विक्रम सिंह एवं रण सिंह अथवा कर्ण सिंह। जो वेरी सिंह मेवाड़ का शासक हुआ, इसके समय गुहिलों ने आहड़ क्षेत्र पर पुनः अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट जो प्रतापी शासक हुआ वो था रण सिंह, जिसका अन्य नाम कर्ण सिंह भी मिलता है। इसका शासनकाल 1158 से 1168 ईस्वी तक था। रण सिंह ने आहोर की पहाड़ी पर दुर्ग का निर्माण करवाया। रण सिंह के दो पुत्र हुए, सेम सिंह और राहप। इन दो पुत्रों ने अलग अलग शाखाओं को जन्म दिया। सेम सिंह ने मेवाड़ की रावल शाखा को जन्म दिया तथा सेम सिंह मेवाड़ का अगला शासक बना तथा रण सिंह का जो दूसरा पुत्र था राहप ने सिसोदा नामक गांव की स्थापना करके राणा शाखा की नींव रखी, जो सिसोदे के जागीरदार रहे। जो राणा शाखा के जो शासक रहे वो कालांतर में सिसोदे के जागीरदार बने रहे। वहीं जो रावल शाखा से संबंधित जो थे वो मेवाड़ के शासक बने तथा सिसोदे में रहने के कारण यहाँ के जो जागीरदार है वो सिसोदिया कहलाए और इनका जो शासनकाल है सिसोदिया शाखा का 1326 से 1947 ईस्वी तक रहा। वहीं जो रावल शाखा थी जिसकी स्थापना सेम सिंह ने की थी, 1303 ईस्वी में यह शाखा मेवाड़ की समाप्त हो जाती है। कालांतर में सिसोदिया या राणा शाखा का मेवाड़ पर आधिपत्य स्थापित हो जाता है। जो सेम सिंह थे, सेम सिंह जिन्होंने रावल शाखा को जन्म दिया, इनके सेम सिंह का अन्य नाम क्षेत्र सिंह भी मिलता है। इनका शासनकाल 1168 से 1172 ईस्वी तक रहा। इनके भी दो पुत्र थे सेम सिंह के, एक थे सामन सिंह, दूसरे थे कुमार सिंह। जो सामन सिंह थे उनका शासनकाल 1172 से 1179 ईस्वी तक रहा। 1174 ईस्वी के लगभग गुजरात के शासक संभवतः अजयपाल को युद्ध में परास्त कर मेवाड़ के कई भागों को छीनकर सामंत सिंह ने अधिकार कर लिया। सामंत सिंह का विवाह अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज द्वितीय की बहन पृथ्वीबाई के साथ हुआ था। जो नाडोल, जो कि जोधपुर राज्य के गोडवाड़ जिले में वर्तमान पाली में आता है, नाडोल के चौहान राजा कीर्तिपाल ने सामंत सिंह के समय
ये जो कीर्तिपाल था इसने जालोर के चौहान राज्य की स्थापना की थी। तो इसने सामंत सिंह के समय ये इसकी पृथ्वीराज द्वितीय से अनबन हो गई थी। सामंत सिंह के ससुर पृथ्वीराज द्वितीय से अनबन हो गई थी। तो कीर्तिपाल ने 1177 के लगभग सामंत सिंह को परास्त कर दिया और मेवाड़ को छीन लिया कीर्तिपाल ने। सामंत सिंह तब मेवाड़ से भागकर वागड़ के शासक चौरसी मल को परास्त करके वागड़ की राजधानी जो बड़ौदा थी उस पर अधिकार कर लिया तथा 1178 ईस्वी के आसपास वागड़ क्षेत्र में सामंत सिंह ने गुहिल वंश की स्थापना की। सामंत सिंह के संबंध में जानकारी 6 अभिलेखों से प्राप्त होती है। उनमें 2 अभिलेख है जगमाता मंदिर से मिले हैं, एक अभिलेख घंटा माता मंदिर से मिला है तथा एक अभिलेख है बोरेश्वर महादेव मंदिर से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट जो शासक बना सामंत सिंह के बाद वो था कुमार सिंह, जिन्होंने 1179 से 1191 ईस्वी तक शासन किया। ये सामंत सिंह का छोटा भाई था तथा इसने क्या किया, चालुक्यों तथा सिसोदिया सरदार भुवनपाल की सहायता से कीर्तिपाल को परास्त कर दिया और मेवाड़ पर 1179 ईस्वी में पुनः आधिपत्य स्थापित कर लिया तथा इसने चित्तौड़ से मेवाड़ का शासन चलाया। कुमार सिंह के बाद मंथन सिंह, जिन्होंने 1191 से 1211 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद अगला शासक बने पदम सिंह, जिन्होंने 1211 से 1213 ईस्वी तक शासन किया तथा नेक्स्ट शासक बने जैत्र सिंह। तो विद्यार्थियों, आज हमने मेवाड़ के गुहिल वंश के प्रारंभिक शासकों के बारे में अध्ययन किया। आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।